दुनिया एक खतरनाक तांडव की गवाह बनने वाली है। जेनेवा के अंदर दूसरे दौर की वार्ता जो लगभग विफल हो चुकी है, उसके परिणाम दुनिया अब देखने लगेगी। अमेरिका का जिद्दीपना और ईरान का अड़ियल रवैया वार्ता को लगभग विफलता की कगार पर ले जा चुके हैं। अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा है कि ईरान को शर्तों से हटना पड़ेगा और ईरान ने कह दिया है कि भैया हम हटने को तैयार नहीं है। इन्हीं बयानबाजियों के बीच में ट्रंप अपने स्तर से फिर उतर चुके हैं, जैसा कि अक्सर वे उतर जाया करते हैं, और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो एक विश्व लीडर को शोभा नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों, जो माहौल अभी सेकंड राउंड का जो बना कि जेनेवा में वार्ता होगी और जिसको ओमान लेके चल रहा था, इन वार्ताओं को लेकर दुनिया आशान्वित थी कि शायद कुछ बेहतर निकल पाएगा और इस दुनिया के खित्ते में, इस हिस्से में शांति जो है वो व्याप्त होगी। अब वहां पे ईरान का कुछ विचार है कि भाई हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपको अपनी शर्तों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये इतना आसान था अमेरिका के लिए कि ईरान को वो इतना जल्दी सप्रेस कर देगा? आपको एक बात का पता होना चाहिए, जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी हमले किए थे और कहा था कि हम इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को तबाह कर चुके हैं, उसके बाद में फिर वो कौन से एनरिच्ड यूरेनियम बच गया जो फोर्डो और नेतांज जैसी साइट को तबाह करने के बाद में भी इनके पास में बचा हुआ है। कुल मिलाकर के विफल प्रयास पहले था, फिर से एक प्रयास ये कर रहे हैं। और यहां पर जो इस्लामिक लीडर यहां पे ईरान के हैं, वो अपने बात पे टिके हुए हैं कि ईरान मुंह तोड़ जवाब यहां देने वाला है। अब साहब हुआ क्या कि जब ये वार्ता शुरू हुई, वार्ता शुरू होने के पहले ही ट्रंप ने एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी चर्चा हमने 2-3 दिन पहले वीडियो में भी की थी। इन्होंने कहा था कि भैया अगर आपने कोई डील नहीं मानी तो ईरान को बड़े कॉन्सिक्वेंसेस यानी बड़े ही दुष्परिणाम झेलने को मिलेंगे, जिसकी कल्पना ईरान नहीं कर सकता। अब यहां पे ऐसी स्थिति के अंदर क्या खबर आई थी? खबर यह बनी कि ईरान के साथ बातचीत में मैं इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा। कारण यह है कि इनके एक विशेष दूत और इनके जो दामाद है ट्रंप के, वो वार्ता करने बैठे थे। ट्रंप वहां पे थे नहीं, उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली मैं वहां रहने वाला हूं। पिछले साल परमाणु ठिकानों पे बमबारी से इन्हें अक्ल आई। मतलब ये कि जो ईरान मेरे साथ में टेबल पे बैठा है वो इस वजह से है कि मैंने B2 बम्बर बरसाए थे। अक्ल आ गई है, इनके दिमाग में चीजें सेट हैं, अब ये मेरी बात मान लेंगे। कुल मिलाकर के ये वैसा ही था जैसा कि रशिया से मीटिंग से पहले जो अलास्का मीटिंग हुई थी, उसके पहले भी वो कुछ ऐसे ही वक्तव्य दे रहे थे कि रशिया यदि नहीं मानता है तो बड़े भारी परिणाम झेलने पड़ेंगे। और बाद में जो हाथ खड़ा करके ट्रंप ने सरेंडर किया वो दुनिया ने देखा। वही कुछ यहां पे हुआ। अब साहब होता क्या है, यहां पे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड नामक एक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नौसेना का जहाज है। ये न्यूक्लियर कैपेसिटी से एनरिच्ड है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, दुनिया का जब सबसे बड़ा है, लगभग 90 विमानों को ले जा सकता है। उसको ट्रंप ने रवाना किया कि भैया मिडिल ईस्ट में जाओ और तैनात हो जाओ। अब इसको भेजने के पीछे क्या फैक्टर हो सकता है? रही सही में क्या है, ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि आपको हम सबक सिखा देंगे। सबक सिखाने के मायने यहां तक हैं कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो हॉर्मुज जल संधि है, जो कि रेड सी को लाके जोड़ रही है आपके माफ कीजिएगा पर्शियन गल्फ को जोड़ रही है अरेबियन सी से, उसके अंदर ईरान ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और बड़ी मिसाइलें जो हैं वो दागी हैं यहां पे। इसने भी माहौल को और इंटेंसिफाई कर दिया। खबर यह बन रही कि ईरान यूएस टेंशंस, IRGC यानी जो ईरान के रॉयल गार्ड्स हैं, इन्होंने बिगिंस मिलिट्री ड्रिल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हॉर्मुज जल संधि के बारे में बात करूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। वहां पे इसने जो युद्धाभ्यास किया है, इसकी चिंता अमेरिका को भी है और अमेरिका ने इतना सरल इसको नहीं माना। अमेरिका ने भी अपने हथियारों का बढ़ावा जो है वो यहां पे दे दिया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया इस मिलिट्री एक्सरसाइज को, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज उसके पैरेलल हो रही थी। एक तरफ जिनेवा में वार्ता चल रही है, एक तरफ ईरान ने अपना युद्धाभ्यास किया। तो क्या यहां ईरान गलत है? जी नहीं। रशिया, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने भी वार्ता में वहां बैठा है, लेकिन यहां पे अपना जो स्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में जो कार्गो एयरप्लेन्स है वो 250 के आसपास में मिडिल ईस्ट में उतर चुके हैं, इसके जो मिलिट्री सेटअप्स हैं वहां पे। और बहुत बड़ी तादाद में जो फाइटर जेट्स है उनको भी यहां पे भेज दिया गया है। आप देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, बहुत सारे देशों की है, क्योंकि दुनिया का 20% जो ऑयल का ट्रेड है
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। अरब सागर में आने का मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर मतलब दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टिविटी। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये वेस्ट को कनेक्ट नहीं करता? जी करता है। ध्यान से देखिएगा, जो सुएज कैनाल है, जो सुएज कैनाल जो भूमध्य सागर से लाल सागर में आती है और लाल सागर से अरब सागर में उतरती है, उसके लिए भी ये लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि यहां से आने वाला लगभग दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड या तो यहां से अरेबियन सी से होता हुआ हिंद महासागर और पैसिफिक की तरफ जाता है, या तो यहां से ट्रांसपोर्ट करके उसको मेडिटेरेनियन की तरफ भेजा जाता है। तो यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां पे जिसका कंट्रोल होगा, इसी कंट्रोल को ईरान मजबूती से बनाए रखना चाहता है। अब आपको यहां एक और चीज समझनी चाहिए कि ओमान जो है, ओमान क्यों प्रयास कर रहा है कि यहां शांति बनी रहे, क्योंकि इस पे यदि कोई टेंशन आती है इस पूरे एरिया में, तो ओमान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास में रास्ता दूसरा है बाहर आने और जाने का, लेकिन इनके पास में वो नहीं बचेगा। अब यहां पे क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप तो उस पूरे माहौल में है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और सच भी है एक हद तक, क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। अब जो बैठा है पद पे उसी को सलाम है, जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, बात की जिद पकड़ ली कि अमेरिका ये चाहता है ईरान अपने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट खत्म कर दे, जो भी एनरिच यूरेनियम है उसको नष्ट कर दे, बैलिस्टिक मिसाइल्स को कंट्रोल कर ले, और जैसा हम कहते हैं वैसा करे। सीधी बात का मतलब यह है कि जहां मैं अंगूठा लगाऊं बेटा वहीं अंगूठा लगा दे। ईरान ने कह दिया ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका मजबूत यहां पे इसलिए बनता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सेटअप है मिलिट्री का, वो आप देखिए, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहुत जगह नेवल फैसिलिटीज भी इसने एस्टैब्लिश की हुई है और मिलिट्री बेस तो यहां पे बने हुए हैं। तो इन सबको ये बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करके ईरान को कंट्रोल करने के लिए ये आमादा है हर स्थिति के अंदर। अब साहब यहां पोजीशन क्या है, अमेरिका तो मजबूत है ही। कुछ दिनों पहले यह भी आया था, यह खबर 26 जनवरी की है कि यूएस डिप्लॉयज एयरक्राफ्ट कैरियर, उस समय पे जो यूसीसी अब्राहम लिंकन है उसको इन्होंने भेजा था। यह दुनिया का बहुत ही मजबूत किस्म का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी वजह से भी दुनिया में तनाव बढ़ा था कि भाई अब जो है एक ये वॉर बड़ा छिड़ेगा और इससे दुनिया में इंस्टेबिलिटी निश्चित रूप से क्रिएट हो जाएगी। अब साहब यहां पे आप ये देखिए कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से दुनिया आशान्वित थी कि शायद कुछ बेहतर निकल के आ जाए, क्योंकि अमेरिका अब अपने फोकस को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, वो इंडो पैसिफिक की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहता है, वो चाइना पे, रशिया पे अपने उस फोकस को डेवलप करना चाहता है। ईरान वाले मुद्दे को शायद वो कहीं नेगोशिएट करके छोड़ दे, लेकिन बातचीत के पीछे निकल के क्या आया, उसकी कुछ सुगबगाहट अभी तक की खबरों में दिखी है जो कि सकारात्मक नहीं है। ओमान की मध्यस्थता में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग ने अपने जो परिणाम ये ला सकती थी उसके आशानुरूप तो ये रहे नहीं, लेकिन रही सही में उल्टा। यहां क्या हो गया कि ट्रंप ने जो पहले भाषण दिए थे मीटिंग के पहले कि रिजीम चेंज इज द ओनली ऑप्शन, यानी सत्ता का परिवर्तन तो अंतिम विकल्प है, तो बातचीत के पहले से ही एक प्री कंसीव मोशन में ट्रंप बैठा है कि यहां पे मुझे सत्ता का परिवर्तन करना है। सत्ता का परिवर्तन बेहतर किस लिए, जबान से कह रहे हैं वहां की जनता के लिए, लेकिन दिल इनका जानता है कि ये यहां पे शाह पहलवी को बिठा करके, रजा पहलवी को बिठा के ये ऑयल को कैप्चर करना चाहते, दुनिया की कड़वी सच्चाई है। अब ये जो रिजीम चेंज की बात है, रिजीम चेंज की बात इनको ज्यादा आसान इसलिए लगने लगी, तभी तो इन्होंने ईरान पर बढ़ाया सैन्य घेरा, जंगी जहाजों के साथ लड़ाकू विमानों का जमावड़ा, वेनेजुएला जैसे हमले की तैयारी। 17 फरवरी 2026 आज सुबह 9:22 की खबर है जब मैं खबर आपके सामने पढ़ रहा हूं। आसान क्यों लग रहा है ट्रंप को, ये क्यों लगता है कि ईरान को इजीली कैप्चर कर लिया जाएगा, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, मिलिट्री प्रेशर तो उसने बढ़ा दिया। खबर के जब अंदर गए तो अब आप देखो, आपको यहां पे दो बातें नजर आएंगी। एक तरफ अमेरिका का अंदरूनी डर भी दिखेगा और दूसरी तरफ अमेरिका की उस जो भड़ास है उसका भी दर्शन आपको यहां हो जाएगा। खबर कह रही है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में बड़ा बिल्डअप कर रही है। बिल्डअप मतलब अमेरिका अपने मिलिट्री के सेटअप को और इंप्रोवाइज कर रहा है। ठीक है जी, क्यों जी, कि परमाणु वार्ता यदि फेल होती है तो अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला करने का एक विकल्प रखा है, एक ऑप्शन है, हम अटैक कर सकते हैं। अब वहीं पे अमेरिका को यह भी पता है कि ईरान एक रिटेलिएशन मजबूत दे सकता है, इसलिए उसने क्या किया, ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से
एसेट्स को मिडिल ईस्ट के करीब लाया जा रहा है, यानी ब्रिटेन के अंदर जो अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट उसको भी वो शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हथियार ज्यादा चाहिए। अब यहां पे एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है, उस सवाल को गौर करो और सोचो कि क्या वाकई में अमेरिका के अंदर इतना गुदा है, इतनी जान है। लिखा है, क्या अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई कर सकता है? ये उस न्यूज का ही हिस्सा है। यानी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई मतलब जैसे मादुरो को उठाया वैसे उठा लें। तो जरा ध्यान दीजिए सर इस बात के ऊपर। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9 जनवरी 2026 को भी कवर की थी, हमने भी आपके साथ में डिस्कस किया था। यहां पे क्या लिखा गया था कि अनदर मादुरो स्टाइल ऑपरेशन, बी प्रिपेयर्ड। ये बात कौन बोल रहा है? ईरान का जो एक्सिल्ड प्रिंस है, शाहरजा पहलवी का बेटा, वो जो फ्रांस में बैठा है, वो चाहता है यहां का राज हम ले लें, और वो अमेरिका को उकसा रहा है कि ट्रंप देखो यहां की जनता के हालात बुरे हैं, बचाओ इनको, तुम ही कुछ कर सकते हो। तो वही बात है, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो को क्या चाहिए था? मिस्टर इंडिया ने अपने हाथ का बटन ले लिया था ना, जो इनविजिबल होने वाला, सिर्फ उसको चढ़ा करके, तो चढ़ाया जा रहा है, ये चढ़ रहे हैं। अब अर्जेंट कॉल फॉर ट्रंप वहां माना था और कहा था कि जैसे मादुरो को उठाया भाई इसको भी उठा लो, क्योंकि ये रास्ते का कांटा, ये हटेगा तो मैं आऊंगा, शासन बनेगा। लेकिन इनके यहां पे जो खामेनेई की सत्ता चल रही है, खामेनेई के लिए समस्या यह है कि यहां पर अमेरिका की वजह से कहिए या इनकी आम जनता का खुद का विरोध कहिए, वो चरम पर आ चुका है। ईरान के अंदर 27 जो राज्य हैं लगभग सारे ही चपेट में आ चुके हैं उस विद्रोह की। जगह जगह आगजनी हो रही है, जगह जगह विद्रोह, आपको पता ही सब कुछ यहां हुआ। जनता सड़कों पे, मिलिट्री ने आकर के न जाने कितने लोगों को यहां पर मार दिया, अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, सत्ता का आदेश था। रही सही में विद्रोह इस स्तर तक उतरा कि लड़कियों ने सिगरेट के आग से खामेनेई की तस्वीरों को जलाया। तो ये चीज अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट है, वहां की जनता को ये बताना कि हम जो युद्धपोत लेके खड़े हैं ये तुम्हारे हक में लेके खड़े हैं, तुम्हारे विरोध में लेके नहीं खड़े। अगर आम जनता का सहयोग मिल गया किसी भी स्तर पे अमेरिका को, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहां की सत्ता की मजबूती इतनी है कि मादुरो जैसा एक्शन करना अमेरिका के लिए इतना आसान यहां नहीं है, क्योंकि B2 बॉम्बर बरसा के ये फोर्डो जैसी साइट पे जब इन्होंने तोड़फोड़ मचाई तब ये पूरी तरह से एलिमिनेट न्यूक्लियर को नहीं कर सके। तो ये अमेरिका के लिए इतना आसान यहां होने वाला नहीं है, लेकिन इरादे तो हैं ही। अब यहां ये देखो कि एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने एक्टिव किया। अब अमेरिका को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने का तुक क्या था? क्यों? क्योंकि हमले का डर है। इसे ईरान के जवाबी हमले के खिलाफ तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मतलब दुश्मन को दुश्मन की जगह देखा तो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है, याद करिएगा वियतनाम में अमेरिका ने क्या देखा था। वियतनाम के पास में कौन सा एस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन साहब नाको चने चबवा दिए। और आज भी दुनिया में बड़ी सेना की कहीं हार होती है छोटी सेना से, तो उसको उसके वियतनाम की संज्ञा कहते हैं। और IPKF अगर आपको याद हो, श्रीलंका में जो राजीव गांधी ने भेज दिया था उसको हिंदुस्तान का वियतनाम कहा जाता है। तो वियतनाम जैसे देश ने जब अमेरिका को झुकाया था, तो यहां पे अमेरिका भी अब फूक फूक के कदम रखा, क्योंकि दूध का जला है साहब। ठीक है ना? आगे सुनिए, समझिए। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब हम चर्चा फिर से लेके आए, क्योंकि यहां तक गल्फ तक और इस पूरे एरिया के अंदर इसने अपने समुद्री बेड़े जो हैं वो जंगी बेड़े खड़े कर दिए हैं। यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत बड़े इलाके में ये प्रैक्टिस करना इसे शुरू कर दिया। अब यहां खबर यह है कि जो 20% तक के दुनिया के ऑयल का व्यापार करने की जगह है, ये अगर ब्लॉक होती है तो अमेरिका पे इनडायरेक्टली दबाव निश्चित रूप से पड़ेगा और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि बाकी राष्ट्र जो आस पड़ोस के हैं ना, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो अमेरिका के सहयोगी ही हैं। क्योंकि जिसने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस बनाने को जगह दी है, वो किस हक से ये बात कहेंगे कि ईरान के साथ गलत हो रहा है? और अगर कह भी रहे हो तो बस ये वही है कि जबान से कुछ है, मुंह में राम है और बगल में छुरी है। सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब साहब यहां क्या चल रहा है? ईरान ड्रॉज रेड लाइन, खामेनेई वार्न्स ट्रंप, न्यूज 18 ने कवर किया। आखिर में ऐसी कौन सा चुभता तीर खामेनेई ने छोड़ दिया जो ट्रंप के जाके चुभ गया? हुआ क्या कि ट्रंप एक भाषण दे रहे थे। ट्रंप ने भाषण देते देते अपने एक दुखड़ा वहां रो दिया। बोला कि 47 साल 47 ईयर से ये इस्लामिक सत्ता जो है ये टिकी हुई है और अमेरिका इसे खत्म करने में सफल नहीं हुआ। पर मैं इतना कहा। इस बात को पिक किया खामेनेई ने और अपना एक पोस्ट डाला ऑनलाइन। लिखा क्या वो देखिए, ट्वीट किया है, द यूएस प्रेसिडेंट हैड सेड दैट फॉर 47 years द यूनाइटेड स्टेट्स हैजंट बीन एबल टू एलिमिनेट द इस्लामिक रिपब्लिक। अभी तक नहीं कर पाए हैं
दैट इज ए गुड कॉन्फ्रेंस, गुड कन्फेशन। आई से यू टू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। ये बहुत अच्छी स्वीकृति है ट्रंप, जो तुमने मान लिया है कि तुम 47 साल से हमें नहीं हटा पाए, और मेरा विश्वास करो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सेम कवर किया। आई टेल यू, यू विल नॉट सक्सीड इधर, सेड खामेनेई इन ए स्पीच। ये कब हो रहा है? ये सारी बातें हो रही हैं जब जेनेवा में वार्ता चल रही है। अब आप सोचिए, एक तरफ बैठ के मीटिंग है, शांति समझौते की बात है, और दूसरी तरफ आग लगाने की पूरी तैयारी, लाक्षागृह तैयार है कि कब प्रवेश पांडवों का होगा और कब अग्नि लगाई जाएगी। अब आप सोचिए महाभारत होगी कि नहीं होगी। फिर यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए, वाकई में महाभारत के उदाहरण बड़े ज्वलंत यहां महसूस हो रहा है। अब आप समझिए एक और चीज को, मिडिल ईस्ट के इस मैप में ईरान टारगेट है अमेरिका का। बाकी एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिए, ये मिलिट्री बेस कहां इसने बनाए हैं। अब यहां पर एक देश जो कि जॉर्डन ये रहा, जो इराक से बॉर्डर शेयर करता है और इराक के बाद में यहां ईरान आता है। जॉर्डन जैसा देश जो एक हद तक इनडायरेक्टली कभी कभी मदद के हाथ आकाश में फैलाता है कि साहब यहां पे फिलिस्तीनियों के साथ में गलत हुआ, फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ गलत हुआ, लेकिन अब अमेरिका जब ईरान के मुसलमानों के साथ गलत करेगा तब ये कहां जाएंगे। अब सवाल ये कि जी जॉर्डन की चर्चा क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जॉर्डन में अमेरिका ने अपने 35 फाइटर जेट्स उतारे हैं। इसलिए उतारे हैं, किस लिए? ईरान के उस टेंशन को देखते हुए जॉर्डन इज गोइंग टू हेल्प। अब यहां पे यही बस बातें हैं जो एक वो चोला ओढ़ते ना कि जी हम एक रंग के, हम एक धर्म के, हम एक मजहब के, हम एक किताब के, कुछ नहीं है भाई। सारा हिसाब किताब यहां से शुरू होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सत्ता मजबूत होगी, पैसा मजबूत होगा, मिलिट्री मजबूत होगी, दुनिया आपके सामने झुकेगी और नमस्कार करेगी। आपकी सत्ता मजबूत नहीं, शक्ति मजबूत नहीं, पैसा मजबूत नहीं, आप चाहे किसी भी रंग, धर्म, जाति, वर्ण के हो, आपको पूछने वाला कोई नहीं। आप अपने गली मोहल्ले से शुरू कर लो इस बात को और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाओ, मेरी गारंटी है ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। सहमत हो तो मेरी बात पे विचार अपने रख दीजिएगा। अब 35 को भेज दिया। अब यहां क्या हो गया कि अमेरिकन कांग्रेस में बात आई कि जनाब ये मार्को रूबियो हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं यूएस में, आप बताओ जी ईरान में क्या कर रहे हो। ईरान में कल को खामेनेई को ट्रंप तो बोल रहा है ये बात कि रिजीम चेंज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो वंस यू चेंज द रिजीम देन व्हिच ऑप्शन यू हैव इन योर हैंड, क्या करोगे दोबारा? मार्को रूबियो को जवाब देते नहीं बना। खबर देखो क्या बनी, क्या अमेरिका ने कर ली हमले की तैयारी। खबर चल रही है, सीएनएन ने मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी प्रशासन अभी तक यह समझ नहीं बना पाया है कि अगर वह ईरानी शासन को हटाता है तो आगे क्या होगा, क्लियर ही नहीं है। इसका मतलब अमेरिका कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के साथ में नहीं है सत्ता रिजीम चेंज करने में। मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले महीने के आखिर में कांग्रेस की सुनवाई में कहा था कि कोई नहीं जानता कि अगर तेहरान यानी ईरान की राजधानी है, ईरान में इस्लामिक शासन का पतन होता है तो सत्ता कौन संभालेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या इनसे आप वो उम्मीद कर सकते हो कि अमेरिका कोई, ये सारा एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट हुई है। अब यहां पे ईरान का रवैया तय करेगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा। ईरान निश्चित रूप जो अभी प्रैक्टिस में तो आ ही चुका है, आगे देखिए क्या चीजें बनती हैं। अब यहां पे अमेरिका ने अपने और प्रेशर को बिल्ड करने के लिए क्या काम किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के नवभारत टाइम्स में खबर ही आई कि अमेरिका ने दिया ईरान के परमाणु ठिकानों पे गिराए GBU-57 बंकर बमों का नया ऑर्डर। छिड़ने वाली है भीषण लड़ाई। आप याद कीजिए जब अमेरिका ने हमला किया था इजराइल और ईरान के वॉर में, और फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान के जो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के जिस बम का यूज किया था वो ये है GBU-57 बंकर बर्स्टर। बंकर बर्स्टर मतलब ये बहुत गहराई तक पेनिट्रेट करके नीचे जा सकते हैं और चट्टानों तक को, यानी पहाड़ के नीचे मान लीजिए किसी ने साइट बना रखी है, अब उसको बंकर को तोड़ा कैसे जाए, वो ये खतरनाक बॉम्ब है। ये उस बॉम्ब का और ऑर्डर दे चुके बोइंग नामक कंपनी को। बोइंग के विमान आपने सुने होंगे, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, दुनिया की इकलौती कंपनी है जो ये बोइंग जो जेट है, माफ कीजिएगा, ये बम जो है ये बनाती है। ये GBU-57 14,000 किलोग्राम का बम होता है, एक 20.5 फीट लंबा, और इसका जो व्यास है, गोलाई है 31.5 इंच की है। अब यहां पे सर इस बम के 200 फीट कंक्रीट को भेदने का दावा किया जाता है। अब आप देखिए बम का ऑर्डर दिया गया है बोइंग को, दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े वाले भेजे जा रहे हैं,
तो मामला तो नई दिशा में है ही। रही सही में 180 फाइटर जेट्स जो है वो उस एरिया में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अब ईरान पे खतरे की तो जो है वो माहौल मंडरा रहा है। अब यहां पे एक नया ट्विस्ट देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो क्या इस युद्ध में ईरान अकेला होगा? भारत तो साथ है या नहीं हम जज नहीं करेंगे, लेकिन क्या ईरान अकेला होगा? जवाब है जी ना। कारण क्या है कि खामेनेई के वो ये जो बैकअप पावर है, मेरा जो प्रश्न का जवाब है आपके दिमाग में आ चुका है, मेरे को अच्छे से पता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कारण क्या चल रहा है। ईरान के साथ में रशिया और चाइना का ये जो ट्रॉइका है, ये अमेरिकन इस वेस्टर्न रिजीम को चैलेंज कर रहा है। और आज की डेट में वेस्टर्न रिजीम जैसा शब्द बोलना बेकार होगा, क्योंकि वेस्टर्न रिजीम तो कोलैप्स कर ही चुका है। ईयू से संबंध खराब है, फ्रांस अपनी डगर पे है, जर्मनी अपनी डगर पे है, रहा सा ईयू जो है वो सोचता है भैया इससे पीछा छूटे। तो एक तरह से ये यूएस रिजीम अब शब्द बोलना ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो ये यहां पे चुनौती दे रहे हैं। और रही सही में चौथा प्लेयर और है, समझ गए? ये चौथा प्लेयर जो है किम जोंग उन, यानी कोरिया, ईरान, चाइना और रशिया। ये जो चतुर्भुज बना है, ये चार देशों का, इस समीकरण ने अमेरिका की काफी समस्याएं दुनिया में बढ़ा दी हैं। और ये उस अमेरिकन रिजीम को सीधा सरल चैलेंज कर रहे हैं। अगर अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में आता है तो यहां पे इन देशों की तरफ से अमेरिका को तनाव निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, इस सारी चर्चा को सुनने के बाद, एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले और किया था कि मोदी जी चुप मत रहिए, ये वीडियो मैं यहां पे पिन कर रहा हूं, जरूर देखिएगा इस वीडियो को, वीडियो एंड होने के जस्ट बाद में। मोदी जी को क्या करना चाहिए, हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? क्या हमें ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए या फिर अमेरिका की इस नीति का साथ देना चाहिए? क्योंकि हमें यहां पे सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। ना ईरान से हमें कोई विशेष लगाव है, ना विशेष नफरत है, हमारे राष्ट्रीय हित क्या होगा उसके हिसाब से चर्चा करते। सार्थक चर्चा कमेंट बॉक्स में हो जाए तो कुछ बात अलग बनेगी। एनालिसिस कैसा लगा जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें ग्रो करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। और वो जो वीडियो मैंने सजेस्ट किया है वो बिना देखे मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।